हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी। ये मेंसुरेशन की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आप उन्हें ज़रूर से देखिए क्योंकि आपको हर एक वीडियो में मेरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकी अप्रोच भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो क्योंकि शुरू वाले क्वेश्चन देखने से ही आप ये अंदाज़ा मत लगाओ कि वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन हैं। जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, एसएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्री के नीचे लेवल का हो। ठीक है, या फिर आपने पवन राव सर से पढ़ा हो या उनका पेड कोर्स लिया हो तो आपको पता होगा कि उनके क्वेश्चन, खास करके एडवांस मैथ के क्वेश्चन उन लोगों के कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद ही जज कीजिए कि वीडियो क्या कैसा है या फिर वीडियो में क्वेश्चन किस तरीके के हैं। और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ ट्रिकी अप्रोच भी बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप मेंसुरेशन के बाद कौन सा टॉपिक चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी और टीचर की पेड कोर्स का आप चाहते हैं कि उनके पेड कोर्स का मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं उन सब तक मैं पहुंचाऊंगा। हर एक टीचर का पेड कोर्स का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई भी टीचर हो। आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आप ज़रूर से अपना सपोर्ट मेरे साथ कीजिए क्योंकि पता है कि ऐसे कंडीशन में कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है अगर मैं दूसरे टीचर का कंटेंट यूज करूँगा तो। फिलहाल मैं केवल क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सोल्यूशन तो खुद से ही कर रहा हूँ। हालांकि मैं भी पेड कोर्स लिया हुआ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि जो पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं उनके पास तक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पहुँचाया जाए। ठीक है, तो अगर आप इस बात से राजी हैं तो मुझे ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। और देखें भाई, पहला सवाल आज आ चुका है हमारे सामने। सवाल में आपसे पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब छायांकित भाग शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ढंग से, तो मैं एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ कि कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया है, आप देख लो मैंने पिंक से मार्क कर दिया है। ऐसे ही चारों बगल एरिया है, यानी कि आप ये समझ लो कि हमें बड़े वाले सर्कल में से स्क्वायर घटाना है छोटा वाला। बड़े सर्कल में से अगर छोटा वाला स्क्वायर घटा दें तो हमारे पास ये साइडेड पार्ट बच जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा बताइए। सर्कल में से स्क्वायर घटाना है तो सर्कल का रेडियस चाहिए और स्क्वायर का साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको ये थ्योरम पता होगा दोस्त कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कटते हैं, दो जीवाएं, तो इसमें हम बोलते हैं कि पी ए इंटू में पी बी। ठीक है, यहाँ पे होता है पी और ये आप ए समझ लो, ये बी समझ लो और इसको सी और डी समझ लो। तो पी ए इंटू में पी बी जो होता है वो पी सी और गुना में पी डी के बराबर होता है। ये वाला थ्योरम आपको पता होगा तो यहाँ पे बात बन जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप चित्र को थोड़ा बड़ा करके बात समझ लो पहले। यहाँ पे दोस्त मैंने बोला कि हम यहाँ से यहाँ तक को आर मान लेते हैं। बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा, यानी कि बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया। अब आपको पता है कि अगर ये आर है तो ये टोटल भी आर होगा, लेकिन इस आर में से अगर मैं ये 6 घटा दूं ऊपर वाला दोस्त, तो ये नीचे वाला पार्ट कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये बच जाएगा आर माइनस में 6। आर में से अगर मैं 6 घटा दूं तो हमारा नीचे वाला बच जाएगा आर माइनस में 6, क्योंकि जो थ्योरम मैंने अभी बताया वो इस सर्कल में हमें लगाना है, जो कि अंदर का सर्कल है छोटा वाला, उसमें लगाना है। ठीक है, वैसे ही देखो जैसे ऊपर वाला आर माइनस 6 आया है, ये नीचे वाला भी आर माइनस 6 ही आएगा क्योंकि नीचे भी 6 है, 6 का गैप है यहाँ पे। अब देखो हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 है हमारा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 9 है तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर माइनस 9, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो आर है। अगर इस आर में से ये 9 में माइनस कर दूँ तो हमारे पास छोटा वाला हिस्सा बच जाएगा आर माइनस 9। अब चारों हमारे पास लाइन की जो लेंथ्स हैं वो निकल चुकी हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, आमने सामने वाले का गुना यानी कि आर माइनस 6 और गुना में उसके अपोजिट में क्या है, आर माइनस 6 ही है, तो इंटू में आर माइनस 6 ही करना है। तो क्यों ना हम आर माइनस 6 का होल स्क्वायर ही कर देते हैं। देखो आर माइनस 6 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में देखो एक साइड तो आर है और दूसरी तरफ है आर माइनस में 9। ठीक है, तो आर माइनस में 9 और इंटू में आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, देखो आर का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 6 दूना 12 आर और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और ये आ जाएगा आर का स्क्वायर और माइनस में 9r। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि आर स्क्वायर कट जाएगा और 12 को अगर उधर ले जाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3r। 3r अगर 36 है तो आर केवल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 3 36, यहाँ से आप आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 12 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, हमें बस सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाना है। अब सर्कल का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। एक मिनट,
सर्कल का एरिया क्या हो गया हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और माइनस में स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया देखो, अब स्क्वायर का एरिया या तो यहाँ से आप साइड निकालो और साइड निकाल के और फिर उसका एरिया निकाल लो साइड स्क्वायर करके, या डायगोनल निकालना यहाँ पे आसान है। डायगोनल कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, क्योंकि जो डायगोनल होगा स्क्वायर का, ये अंदर का जो वर्ग है जिसे हमें घटाना है, उसका जो विकर्ण होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ये बात आपको भी पता होगी कि जब भी किसी वृत्त के अंदर हम कोई वर्ग खींचते हैं तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ठीक है, तो हम विकर्ण यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर r 12 है तो व्यास होगा 24 और विकर्ण भी 24 हो जाएगा। और जब भी वर्ग में विकर्ण पता हो तो वर्ग का एरिया आप लिख सकते हैं 1/2 और इंटू में विकर्ण का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर साइड का स्क्वायर निकाल के लिख लो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यही ले लेता हूँ 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। तो देखो विकर्ण कितना है यहाँ पे 24 है, तो 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणा में 24 और बाई 2 1/2 के लिए। अब यहाँ पर 2 से 1 कट जाएगा, 12 दूना 24। अभी देखो कॉमन क्या हो सकता है, 144 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ये कॉमन दिख रहा है। अंदर बच जाएगा आपके पास 22/7 और माइनस में 2, क्योंकि 12 बड़ा है 144 तो बाहर आ गया। अब ये ओवरऑल इसको घटाओगे तो 7 दूना 14, अगर 14 हम घटाते हैं तो ये बच जाएगा 8, 22 में से 14 जाएगा तो 8, यानी कि ये 144 और इंटू में 8/7 हो गया। अब इसको आप चाहो तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, ये अपना इतना दे देगा आपको 164 और 4/7। आप यूनिट डिजिट से इसे लगा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है ये कितना आ रहा है, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप यूनिट डिजिट ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि कहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आएगा। जैसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर पूर्णांक आप तोड़ते हैं तो 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि लास्ट का डिजिट 2 आ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि लास्ट में 0 बन जा रहा है। ठीक है, वैसे ही बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, आपका यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये था पहला सवाल। जल्दी से अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त। देखें भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक वर्ग है जिसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का एरिया बता दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो बता देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसी चित्र में काम है हमें। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो जिस तरफ ये टच किया है वहाँ पर जो भी कार्रवाई आपको करनी है वो करनी है, ये ध्यान रख लो। और अगर आप उसके पास कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आपको खींचना पड़ेगा जो टच कर दें। ठीक है, तो ये वाला साइड जो है ये इसके बराबर हो जाएगा फिर, और फिर आप वही कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखो मैं ऊपर वाले में ही काम कर देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि सेंटर है। अब देखो मेन बात है कि ऐसे में आप ये समझ लो कि आपको किसी ना किसी तरीके से पाइथागोरस सेट कर देना है। अब पाइथागोरस सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि ये जीवा है। अगर जीवा पे आप केंद्र से एक लंब खींचते हैं तो वो जीवा को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। और चूंकि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की ये पूरी साइड जो थी यहाँ से यहाँ तक वो 20 थी, तो ये जो आपका ये लाइन है ये कितना कितना में डिवाइड कर देगा, 10 10 में, क्योंकि ये केंद्र से खींचा गया जो लंब होता है जीवा पर वो जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो वो आधा आधा कर देगा 10 10। और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो ये तो रेडियस ही है, सर्कल की रेडियस है ये आर। अब रह गया बात कि इसका वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम पाइथागोरस इसमें लगा पाएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने के लिए मैंने आपको बोला दोस्त कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन ये कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 20 है जी, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड हो गया। अब अगर ये पूरी लाइन 20 है और ये आर है तो 20 में से मैं आर घटा दूँ तो हमारे पास ये ब्लू वाला लाइन बच जाएगा। बताओ, अगर 20 में से मैं ये आर घटा देता हूँ तो हमारे पास ब्लू वाला लाइन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। तो ये जो हो गया ये वाला लेंथ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त, 20 माइनस का आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। तो देखो कर्ण कितना है हमारे पास, आर ही है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और प्लस में 20 माइनस आर का स्क्वायर। तो आप 20 माइनस आर का स्क्वायर एक ही बार लिख दो स्क्वायर करके, 20 का स्क्वायर 400, फिर प्लस आर का स्क्वायर और माइनस में 20 दूना का 40 आर। अब यहाँ से आप देखोगे कि अच्छा ये आर का स्क्वायर था ना, तो ये आर का स्क्वायर कट गया हमारे पास, और 40 आर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 500 आ गया। अगर 40 आर 500 के बराबर है तो आर किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि ये कट जाएगा 2 से 20 बार में, और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ गया 25/2। अब अगर आर 25/2 आ गया तो हमें एरिया बताना है। अब इजीली एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर 225, सॉरी 625 ना,
25 का स्क्वायर 625 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखो अगर आप डीएस समझते हो तो यहाँ से डीएस अप्लाई कर दोगे तो भी बात बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। या डीएस डीएस मतलब डिजिटल सम हुआ। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आपको गुना करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शुरू के हर एक में 2 डिजिट चेंज है, आप शुरू के केवल 2 डिजिट निकालो, बात बन जाएगी। या आप चाहो तो 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो क्योंकि इसमें 11 है, ठीक है। तो 11 का देखो पहले बात तो कि ये 5 का मल्टीपल होगा, सॉरी 25 का, क्योंकि 625 25 का कटने वाला है। अगर ये 25 का मल्टीपल है तो ये तो आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये 25 से नहीं कट रहा है। बाकी वैल्यूज 25 से कट जा रही हैं, तो बाकी के लिए आप चाहो तो चेक कर लो यहाँ पे या फिर पूरा गुना कर लो, ठीक है। इसको अगर आप पूरा गुना करते हो, हालांकि मैं कहूँगा कि आप डीएस लगा लो यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप गुना करना चाहते हो तो ये 2 दूना 4 होगा और ये 11 दूना 22 होगा। अब देखो 11 से गुना करना इजी होता है, 5 और 5 का 5, फिर 5 2 7 और 6 2 8 और फिर 6 का 6, यानी कि ये 68 100 75 और बटे में आ गया 7 दूना 14। तो ये 14 चौका 56 एक बार तो कटता दिख रहा है। फिर आपके पास आ जाएगा कितना 4 और 8 12, यानी कि 1 जीरो लगेगा। देखो तो शुरू में अगर 4 जीरो पता चल गया तो हम समझ गए कि ऑप्शन ए ही सही उत्तर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आपको काफ़ी फास्ट रखनी है अपनी, वरना आपको अप्रोच आते हुए और जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी। देखिए भाई अगला सवाल हमारे पास है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AC एक चाप है जो B को सेंटर मान के बनाया गया है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 हो, यह है छोटा वृत्त। अगर इसका त्रिज्या 3 है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। चलिए चित्र को बड़ा करते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ एक बार। बेसिक से क्या करना है, बेसिक से करने के लिए आपको कोने में स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। कल का अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, पार्ट 1, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये छोटा स्क्वायर हमने बना दिया, यहाँ पर भी एक छोटा स्क्वायर बना दिया। फिर ये डायगोनल इसका निकालेंगे और इसका डायगोनल निकालेंगे और ये बीच वाली लेंथ निकालेंगे और सबको जब जोड़ेंगे तो ये सब आपको कितना दे देगा, ये सब देगा बड़े वाले स्क्वायर के डायगोनल के बराबर, यानी कि बड़ा वाला जो वर्ग है उसके विकर्ण के बराबर। अब इस पॉइंट को मैं अभी पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कितना है दोस्त, पी है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, ये आर है हमारे पास, तो इसकी हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा R√2, क्योंकि ये डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है। और ये तो हमारे पास रेडियस के बराबर ही आएगा, ठीक है। और ये जो है ये 3 के बराबर हुआ क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और छोटे वृत्त के अंदर का जो ये छोटा वर्ग है उसका जो विकर्ण होगा वो होगा 3 और इंटू में √2, साइड इंटू में √2 होता है तो 3√2 हो गया। अभी अगर हम AB की बात करें तो आप बताओ कि BP जो है वो AB के बराबर है, BP AB के बराबर है कि नहीं। ये जो लाइन है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़ा वाला जो चाप गया है ऐसे, आप देखो इसको पूरा सर्कल अगर बनाते हो तो B से P तक भी त्रिज्या है और B से A तक भी त्रिज्या है, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। BP और BA क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। और अगर ये बराबर है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट AB की वैल्यू लिख देते हैं, दोनों को जोड़ करके BP की वैल्यू AB के बराबर होगा। तो BP कितना है तो आप बोलोगे कि R में जोड़ लो आप R + √2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया BP के बराबर। अब चलो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि जो विकर्ण होगा बड़े वाले का विकर्ण का मतलब BD होगा, वो कितना होगा। एक बार तो आप जोड़ के देखो, BD में हम सबको ऊपर से जोड़ते आए तो ऊपर है 3√2, प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको R, और प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको R√2, इतना जोड़ना पड़ेगा। अभी देखो BD की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, साइड इंटू में √2 होता है तो ये साइड है R + R√2 और इंटू में हो जाएगा हमारे पास √2। और इधर देखो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा √2 + का 1, और प्लस में इसमें से R कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। अब देखो √2 यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R कॉमन ले लेते हैं, R कॉमन ले लेते हैं, एक √2 पहले से ही कॉमन है तो अंदर बच जाएगा √2 + 1। और इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर √2 + 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, यही दोनों में है तो अंदर अपने पास बच जाएगा 3 + का R। अब यहाँ से देखो √2 + 1 तो कट जाएगा, अब उधर से R को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा R√2 और माइनस का R बराबर में 3, यानी कि R किसके बराबर हो जाएगा 3/√2 और माइनस का 1। परिमेकरण करोगे तो ये हो जाएगा 3 और इंटू में √2 + 1, यानी कि ये अपना आंसर है 3 इंटू में √2 + 1। या फिर इसको मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो आंसर आगे मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे अभी ऑप्शन छोटा करके कि क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ कि और किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जरूर से दूसरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं दूसरे तरीके में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये बोला था आपको दोस्त
कि अगर ये स्क्वायर हो और इसके अंदर एक चाप ऐसे खींच दिया गया हो और उसके अंदर ये सर्कल हो, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है ये कितना होता है? इस सर्कल का रेडियस होता है a इंटू में √2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। 1 मिनट में अलग लिखता हूँ। इसका जो रेडियस होता है वो होता है ए जहाँ पर इस बड़े स्क्वायर का साइड है, और a इंटू में √2 माइनस में 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये साइड लिखना है a और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या दिया है, तब a बराबर आप लिखते हो कि r और इंटू में √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अगर ध्यान हो तो हम इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट काम करके और एक r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर अगर मैं उस तरीके को लिखूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा दोस्त कि ये जो r है, r छोटे वाले का छोटा वाला जो r है वो किसके बराबर होगा? छोटा वाला r नहीं, a के बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, अगर a मैं निकालूँ, a का मतलब साइड, ab का वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट ab ही लिख देता हूँ। चलो, अगर ab मैं निकालूँ तो आपको पता है कि ab कितना आएगा? यहाँ पे ab आ जाएगा r और इंटू में √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये प्लस 1 क्यों होता है ये भी मैंने समझा रखा है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ab की वैल्यू हमने कितना निकाला था, तो आप बोलेंगे r प्लस r √2 निकाला था। ठीक है, ये ab की वैल्यू निकाली थी, तो ये ab के बराबर हो गया। और छोटा वाला r तो 3 के बराबर है, तो 3, और ये आ गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हो कि r अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा √2 प्लस में 1, और इस तरफ कितना है हमारे पास? 3 इंटू में √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो r बराबर डायरेक्ट हमारे पास बच जाएगा 3 और इंटू में √2 प्लस का 1। तो ऐसे आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे, बशर्ते ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखें दोस्त, अगला सवाल हमारे पास आ चुका है और ये सवाल बिल्कुल पिछले जैसा है। ठीक है, मैंने पिछले सवाल में आपको बेसिक तरीका इसीलिए बताया था ताकि उस टाइप पे दूसरे सवाल अगर आएँ तो आप कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ABCD और BEGF जो है ये दोनों के दोनों स्क्वायर है। तो आपको AB की लेंथ दे रखी है 6 और GB की लेंथ दे रखी है 2, तो आपको बताना है कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है वो 6 है, और ये जो लेंथ है छोटे वाले स्क्वायर का जो साइड है वो है 2। तो आपको इस r की वैल्यू बतानी है। तो चलिए काम कर लेते हैं इसमें कि क्या करना है। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे पिछला में हमने किया था सेम वही काम करेंगे। देखो जब भी ऐसा बात हो तो मैंने बोला है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है मेंस्ट्रुएशन का तो ज़रूर से देख लीजिए। मैंने उसमें आपको बताया है कि क्या करना होता है ऐसे कंडीशन में। हमेशा आपको कॉर्नर पे यानी कि कोने पे एक वर्ग बनाना होता है ऐसे कंडीशन में। तो देखिए एक मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया अपना स्क्वायर। और ये अगर r है तो आप बताओ इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा यानी कि विकर्ण होगा वो कितना होगा? ये वाला। तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा r√2, क्योंकि विकर्ण होता है साइड इंटू में √2। अब देखो अगर f से हम यहाँ तक की बात करें तो ये तो r ही है, जो सर्कल है उसका रेडियस ही है यह। अब बात करते हैं नीचे वाले स्क्वायर में, तो नीचे वाले स्क्वायर का ये विकर्ण कितना होगा? जब उसका साइड 2 है तो विकर्ण हो जाएगा 2√2, क्योंकि विकर्ण होता है साइड इंटू में √2। अब अगर बात करूँ मैं पूरे बड़े वाले विकर्ण का यानी कि यहाँ से यहाँ तक BD की, तो BD हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर साइड बड़े वाले का 6 है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका साइड 6 है, तो उसका विकर्ण हम कैसे लिख सकते हैं? 6√2। यही विकर्ण होगा साइड इंटू में √2 यानी कि 6√2। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, बाकी का वैल्यू भरते हैं। 6√2 का मतलब ये BD का वैल्यू है, और BD किसको किसको जोड़ के आ सकता है? तो आप जोड़ना शुरू कीजिए r√2, और प्लस में यहाँ पे क्या है r, और फिर प्लस में नीचे क्या है हमारे पास 2√2। इन सबको जोड़ेंगे तो BD के बराबर ही आएगा। अब देखो 2√2 को इधर लाके अगर मैं घटाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो ये 4√2 हो जाएगा। और इस तरफ हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों में से r कॉमन ले लेते हैं, तो ये √2 प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप r निकालोगे तो आ जाएगा 4√2 और बाई √2 प्लस का 1, और यही अपना आंसर है r की वैल्यू। तो देख सकते हैं कितना इजीली आ गया, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले से कि आपको क्या करना है, तो काफ़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट और लाइक कर दें कि क्या आप एक्साइटेड हैं ऐसे और भी वीडियो के लिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगला सवाल आपको बोला गया है कि 500 मीटर साइड का एक वर्ग है। ठीक है, यानी कि 500 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके एक कोने पर एक 100 मीटर लंबी रेखा से एक त्रिभुज बना दिया गया है जिसका क्षेत्रफल अधिकतम होना है। तो आपको बताना है कि ऐसे त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। आप चित्र से ये बात समझ लो कि एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है जिसका भुजा कितना है, इस वर्ग की जो भुजा है वो है 500। ठीक है, ये 500 है मान लेते हैं। अब इसमें क्या 500 हम इस तरफ लिख देते हैं, ये मान लो कि 500 है। अब इसमें कह रहा है कि किसी एक कोने पर ऐसा 100 मीटर लंबा एक लाइन खींच दिया गया है जिसके कारण एक त्रिभुज बन रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे त्रिभुज ABC बन गया 100 मीटर लंबी लाइन से।
तो और ये त्रिभुज ऐसा होना चाहिए कि इसका जो एरिया हो वो मैक्सिमम हो, अधिकतम क्षेत्रफल हो। तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी समकोण त्रिभुज में अधिकतम क्षेत्रफल की बात आए तो आप ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में तभी अधिकतम क्षेत्रफल हो सकता है जब वो समद्विबाहु हो, यानी कि उसके लंब और आधार दोनों क्या हो, इक्वल हो। हाइट और बेस अगर इक्वल होगा तो उसका एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हाइट और बेस को अगर इक्वल मान लें मैक्सिमम एरिया लाने के लिए, तो हाइट और बेस क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर आपको पता होगा अब कि ये 90 होने का मतलब ये बाकी के कौन 45 हो गए, और अगर 45 हो गए तो आपको पता है कि अगर ये 1 होता, ये भी 1 होता, तो ये कितना होता दोस्त, √2 होता। यानी कि √2 100 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 50 √2 के बराबर हो जाएगा। आप x मान के भी कर सकते हैं। अगर AB को हम x लेते हैं तो AC हमारा कितना आता, x और इंटू में √2 आता, और ये बराबर किसके होता, 100 के। और यहाँ से अगर आप x निकालते तो ये हमारे पास कितना आ जाता, 50 √2 आ जाता है। अब हमें इसका एरिया लिखना है, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस और हाइट दोनों 50 √2 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 √2 और गुना में फिर से 50 √2। अब देख सकते हैं कि √2 तो मिल के 2 बार ये √2 और ये √2 मिल के 2 बन जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, और ऊपर बच गया 50 और इंटू में 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा दोस्त, 2500 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना उत्तर है, और ये आसान सवाल निकला। ठीक है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया कब होता है, जब उसमें बेस और हाइट इक्वल हो। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। आप हिंदी में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, इसमें हिंदी में कुछ दिक्कत लगा मुझे भी। देखिए सवाल है कि 4 आइडेंटिकल क्वाइंस आर प्लेस्ड इन ए स्क्वायर फॉर ईच क्वाइंस द रेशियो ऑफ एरिया टू द सर्कमफ्रेंसेज इज द सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेज टू द एरिया। यानी कि आपको बोला गया है कि ये 4 एक समान सिक्के हैं, या फिर सर्कल समझ लो आप, वृत्त हैं, जिसे एक वर्ग के अंदर बनाया गया है। ठीक है, अब आपको ये दिया गया है कि हर एक जो ये सिक्का है या फिर वृत्त है उसका किसका किसका एरिया दिया, रेशियो दिया है। यहाँ पे देखते हैं एक बार। बोल रहा है कि ईच क्वाइंस द रेशियो ऑफ एरिया टू सर्कमफ्रेंस, यानी कि क्षेत्रफल का परिधि से रेशियो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और परिधि कितना होता है, 2πr। ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है सवाल के हिसाब से, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस टू द एरिया, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि और साथ में क्षेत्रफल यानी कि फिर से πr² के एरिया के बराबर है, रेशियो के बराबर है। अगर ये बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड बाय द क्वाइंस, यानी कि ये जो हिस्सा बच जा रहा है इसका एरिया आपको बताना है, जो कि इस क्वाइंस के बाहर का हिस्सा है और स्क्वायर के अंदर का है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर में से इन चारों क्वाइंस को घटा देंगे। तो क्वाइंस को तो घटाने के लिए पहले उसका रेडियस आना जरूरी है। ठीक है, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोस्त कि देखो ये क्या कर सकते हैं, पाई से ये पाई तो कट गया, यहाँ पर भी पाई से पाई कट गया, बाकी आप देखो और कटाते हैं हम लोग। इस 2 तो नहीं कट पाएगा, ठीक है, 2 नहीं कट पाएगा, कोई बात नहीं। इस आर से हम इस स्क्वायर को काट देते हैं, या इस आर से इस स्क्वायर को काट देते हैं, इस आर से इसको काट दिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r² कितना बच गया दोस्त, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी कि 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर r की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से देखो ये पूरी जो है लेंथ ये स्क्वायर के साइड के बराबर है। अब देखो अगर r 2 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ, इसमें भी 2r है, इसमें भी 2r है, यानी कि ये 4r के बराबर हो जाएगा। जो वर्ग है बड़ा वाला उसका जो साइड होगा वो 4r के बराबर होगा, यानी कि अगर उसकी साइड a है तो वो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। देखो ये भी 2r है ब्यास होने के कारण, और ये भी 2r है, तो ये टोटल 4r होगा, यानी कि 4 दूना 8 हो गया। अब हम इन सबको हटा के लिखते हैं एक बार। मैंने क्या बोला कि इसका साइड, इसका रेशियो r कितना आ गया था हमारे पास 2, और जो ये साइड है पूरा वो आ गया था 8। अब यहाँ से आप निकाल लो डायरेक्ट, स्क्वायर में से अगर हम 4 इंटू में ये सर्कल घटा दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया बच जाएगा। तो स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू में सर्कल होता है πr², यानी कि पाई और r 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस में 4 4 का 16 पाई। अब यहाँ पर अगर 16 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस का पाई, यानी कि 16 इंटू में 4 माइनस पाई। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है अपना। तो आसान था, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है, ये 2017 मेंस का सवाल है। आप देखेंगे मेंसुरेशन में आया हुआ था, और इस सवाल को मैंने अपनी ज्योमेट्री को जो वीडियो है, ज्योमेट्री की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। पूरे 10.5 घंटे की वीडियो है ज्योमेट्री की, जिसमें पूरे 231 क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, जो कि 2011 मेंस से लेकर के और 2018 तक मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, फिलहाल आप देखिए, ऐसे सवाल में मैंने बताया था आपको, अगर आपने देखा होगा तो, कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर बन रहा है, पहले सवाल एक बार पढ़ लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। सवाल में है कि दी गई आकृति में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 14 √2, PQRS एक वर्ग है, ये वाला जो है ये एक स्क्वायर है,
अब इसमें आपको चार ये एक जैसे स्क्वायर बना दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों स्क्वायरों का टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब चारों स्क्वायरों का टोटल एरिया निकालने के लिए उनका साइड निकालना जरूरी है। छोटे वाले बर का अगर भुजा निकाल लेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, उसके बाद चार से गुना कर लेंगे। अब देखो ऑप्शन कुछ सेम सेम से हैं, वरना हम कहते हैं कि चलो चार से अगर गुना करना है तो चार से कटने वाला उत्तर होगा, लेकिन सारे ऑप्शन यहाँ पे चार से कटने वाले हैं, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो चलो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बताया था दोस्त कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर होता है, इसकी जो साइड होती है, मान लो ए, इसकी अगर साइड ए है तो वो क्या होता है, इस बड़े वाले स्क्वायर के साइड का कितना होता है 5, या फिर बड़ा वाला स्क्वायर जो है इसका 5 टाइम होता है, या 5:1 का रेशियो होता है, ऐसे मैंने बताया था आपको। 5:1 का रेशियो होने का मतलब कि मान लो बड़े वाला का साइड को हम साइड ही लिखते हैं, तो साइड बाई 5 करने से आपको मिल जाएगा छोटे वाले स्क्वायर का साइड। फिर से इस बात को समझ लो, अगर बड़े वाले का साइड मान लो हमारे पास 6 है, तो छोटे वाले का साइड लिखना होगा तो वो 6/5 लिख देंगे बाई 5। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो होता है बड़े स्क्वायर का छोटे स्क्वायर से, वो साइड रेशियो होता है 5:1, यानी कि बड़े वाला का रेशियो अगर साइड 5 है तो छोटे वाले का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर छोटे वाले का हमें एरिया निकालना है तो हम बड़े वाले का पहले साइड निकालते हैं। अब बड़े वाले का साइड कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे बड़े वाले का साइड निकालने के लिए हमें 14√2 जो है वो रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14√2 है, तो हम पूरा ये ले लेते हैं। डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल देखो अगर बड़े वाले का हम साइड मानते हैं ए, तो ए इंटू में √2 होगा डायगोनल, और ये डायगोनल होगा व्यास के बराबर वृत्त में, और वृत्त की त्रिज्या अगर 14√2 है तो व्यास कितनी हो जाएगा 14 दूना 28√2। अब यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा तो ए आ गया कितना हमारे पास 28। अब बड़े वाले बर का अगर भुजा 28 है तो छोटे वाले बर का भुजा मान लो A1 है, तो वो कितना हो जाएगा 28/5, और 28/5 का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि 5×5 = 25 और 5×6 = 5.6। अब अगर साइड 5.6 आ गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि हमें एरिया बताना है 4 इंटू में छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, तो 4 इंटू में छोटे वाले स्क्वायर का एरिया आप लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, यानी कि 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से अब क्लियरली बात है कि ये कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, और गुना में लास्ट में 6 है, तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट में भी कितना आएगा दोस्त 6 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 4। 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट का यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा, और देखो यूनिट डिजिट 6 चौका हम 24, यानी कि लास्ट में कितना आने वाला है 4। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, आप इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब रह गया बात कि अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो ये बात याद नहीं है तो अब आपको करने के लिए इसमें पाइथागोरस वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब मैं चित्र बड़ा करके केवल आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, आप अप्लाई कर लेना खुद से। देखो यहाँ से सेंटर से आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या चीज़ परपेंडिकुलर, यानी कि लंब यहाँ से एक खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये लंब किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे, अब देखो इस लंब को आप, ये लंब यहीं तक है, ठीक है, इसको आप रेडियस के बराबर मत समझ लेना। मान लो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस r है, तो इस लंब को रेडियस के बराबर मत समझ लेना, वरना गलती हो जाएगी। कैसे, देखो अगर ऐसे सर्कल है मान लो इस तरीके का, और इसमें हमने इस तरीके से स्क्वायर बनाया है, एक मिनट, इस तरीके से कुछ स्क्वायर बना दिया है, इसके अंदर भी स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो ये नीचे थोड़ा सा जगह खाली बच जाता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा जगह खाली है, जो कि इजीली आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि बीच में थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है स्क्वायर में, और जो सर्कल में है ये कर्व लाइन है, ये गोल है। ठीक है, इसीलिए बीच में कुछ खाली जगह बच जाएगा, इसीलिए उस खाली जगह के कारण हम इसको पूरे त्रिज्या के बराबर नहीं कह सकते हैं, ये त्रिज्या से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पहला कन्फ्यूजन, आप ऐसा काम मत करना। अब दूसरा काम आपको यहाँ से इस कॉर्नर को मिलाना है। अब देखो इसमें थोड़ा इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, इसको आप इस कॉर्नर से मिला दो। कॉर्नर से जैसे आप मिलाओगे तो ये कुछ ऐसा बन के तैयार होगा। देखो मैं अलग आपको बता देता हूँ, ऐसा बनेगा ये छोटा सा। ठीक है, इस तरीके का ये बन रहा है, जिसमें ये था O, और इधर भी आप अगर चले जाओ तो ये N था पूरा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं N नहीं मान रहा हूँ। अगर देखो ये पॉइंट अगर बीच में X होता तो ये कितना हो गया OX, और ये इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं मान लो, तो ऐसा कुछ बनेगा ये अगर P है तो। अब बात बताओ, हमें पता क्या था, हमें पता था कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 14√2 है। अगर वृत्त की त्रिज्या 14√2 है तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं OP जो है ये वृत्त की त्रिज्या ही है R, तो इसको तो हम R ही लिख लेंगे, यानी कि 14√2 लिख देते हैं R के बदले में। चलो ये हो गया 14 और √2। अब अगर बात करते हैं इस वाले का, यानी कि P से X तक का, तो PX जो है ये आप बताओ ये क्या है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो पहला बात कि हम छोटे वाला जो वर्ग है जिसका नाम है LMNO,
इसका जो साइड है इसको हम मान लेते हैं कि ये 2x है साइड, ठीक है। 2x अगर करेंगे तो ये नीचे वाला साइड कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, छोटा सा OX, क्योंकि ON का आधा है यह, तो इसीलिए ON पूरा 2x है, तो यह कितना हो जाएगा OX, 2x का आधा x हो जाएगा। अब बात करते हैं px की, कि px कैसे निकालते हैं। तो देखो p से m तक जो है ये पूरे वाले जो वर्ग है ये pq, इस वर्ग की साइड का आधा है। pm जो है वो वर्ग की भुजा का आधा है। तो वर्ग की भुजा कितना आया था, तो आप बोलेंगे वर्ग की भुजा आ गया था हमारे पास 28, ठीक है। अब अगर वर्ग की भुजा 28 थी तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर ये 14 है तो ये पूरा लेंथ p से x तक कितना हो जाएगा, 14 और प्लस का 2x, ठीक है। p से x तक कितना हो जाएगा दोस्त, 14 और प्लस का 2x होगा। अब इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई कर लेना तो आपको लास्ट में वही 5.6 मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप ध्यान रखो कि ऐसे में, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे सवाल बनते हैं अलग अलग तरीके से, आगे आपको देखने को भी मिलेंगे वीडियो में काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके पर। तो आपको याद रखना है कि ये जो साइड होता है छोटे वाले स्क्वायर का, ये 5 से डिवाइड करने पर आता है, यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर और छोटे वाले के स्क्वायर का जो रेशियो है साइड का वो होता है 5:1। चलिए भाई देखें, अगला सवाल अपने सामने आ चुका है। वैसे एक दो सवाल पीछे रह गया है, ठीक है, कराने के लिए, वो पीडीएफ में आया नहीं, पता नहीं, मैंने अभी देखा कि सवाल तो एक दो छूट ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। सवाल नंबर अगर आपके पास बुक हो तो शायद 27-28 ऐसे कुछ सवाल है, तो वो भी मैंने कर रखा था इसमें वीडियो में लाने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इसमें है नहीं, तो फिर मैं अगले वीडियो में उसको शामिल कर लूँगा। फिलहाल जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल है अपने पास कि दिए गए चित्र में ABC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है हमें। ABC यानी कि पूरे वाले का एरिया हमें बताना है, जहाँ पर BD DE और इन सब का लेंथ दिया हुआ है, और ADE का एरिया दिया है 40। एक बात आपको पता होना चाहिए इस सवाल को करने से पहले कि अगर एक सर्कल एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, अब इसके आधार को आप अलग अलग मान लो XYZ के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हो, ये X है, Y है और ये Z है, तो जो एरिया बढ़ता है वो XYZ के रेशियो में ही डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि जो आधार का अनुपात होता है वही अनुपात होता है क्षेत्रफल का। जैसे मैं ये बात कहूँ आपसे समझने के लिए, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो, कि लेफ्ट से ये 1 रेशियो इसका 2 है और रेशियो इसका 3 है, और आपसे बोला गया कि पूरा जो ये त्रिभुज है ABC मान लो इसका नाम है, तो पूरे त्रिभुज ABC का अगर आपको एरिया दिया हुआ है कि ABC का एरिया मान लो हमारे पास 60 है, और आपसे पूछ रहा है कि आप इसका एरिया बता दो, तो आप बोलोगे कि ABC का एरिया 60 है, इसका मतलब रेशियो में हम बात करें तो ये 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि ABC का जो आधार है पूरा वो है BC, और BC का मान कितना है 6, और 6 की वैल्यू सवाल में 60 है। तो हमें जो ये डिसाइडेड किया हूँ मैं, इसका जो आधार है वो 2 है, तो आपसे 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि 6 अगर 60 है तो 1 हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक ही त्रिभुज में अगर हाइट बराबर हो, चाहे कहीं भी त्रिभुज का अगर हाइट बराबर हो, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो उनके आधार के अनुपात में डिवाइड होता है। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो तो एक बार चित्र को बड़ा कर लेते हैं, पहले वैल्यू देखना पड़ेगा कि वैल्यू हमारे पास किसका किसका है। देखिए इसमें वैल्यू आपको किसका किसका दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया है 6, ठीक है, और DE का वैल्यू दिया है 5, और आपको EC का वैल्यू दिया है 7, और हमसे पूछ रहा है कि ADE का क्षेत्रफल आपको दिया है 40, तो पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल बताना था। अब देखो ADE का 40 दिया है, इसका मतलब इसका आधार है 5, तो हम ये कहेंगे कि 5 की वैल्यू 40 दे रखी है। अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, और हमसे पूरे त्रिभुज का पूछ रहा है, तो पूरे त्रिभुज में ये आधार कितना है 6 5 11 और 7 18, यानी कि 18 8 कितना होता है 144। तो 144 अपना उत्तर होगा। अब एक बार ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं। आशा है कि बात आप समझ पाए होंगे, थ्योरम आप ध्यान रखना, बस 144 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहते तो ये सब जोड़ के 18 आ रहा था, तो आप ये भी सोच सकते थे कि 18 का मल्टीपल आंसर होगा 18 से कटने वाला, फिर आप चेक कर सकते थे कि ये दोनों तो नहीं कट रहा है, इसको अगर हम चेक कर लें तो 18 चौक 72 हो गया ना, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, और फिर बचता 6 और 1 7, 18 से ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटता। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे, 144 आपका आंसर आ जाता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको बोला है कि इस त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 12 और 15 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि जब भी माध्यिका दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रख लो। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 4/3, और इंटू में 4/3 इंटू में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी माध्यिकाएं दी हुई हैं, ठीक है। यानी कि इन माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं इन माध्यिकाओं को मिला के अगर त्रिभुज बना दूं, 9 है 12 है और 15 है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर
पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज की ये माध्यिकाएं हैं, ठीक है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 4/3 ऑफ होगा इन माध्यिकाओं को मिलाकर बनाने से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि अगर ये 9, 12, 15 है तो 9, 12, 15 देखो ये ट्रिपलेट्स हैं, आपको पता है समकोण त्रिभुज बन गया ये 9, 12, 15। देखो ये 3 तियां 9 है, 4 तियां 12 है, 5 तियां 15 है, 3, 4, 5 जो होता है वो बेसिक ट्रिपलेट होता है और उसका ये 3 गुना लिखा गया है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है तो इसमें 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट हम लिख देंगे इसका एरिया, तो 1/2 और बेस है 12 और हाइट कितना है दोस्त 9 है। तो आप ये बोलेंगे 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, यानी कि 4 दूना 8 9 72 अपना आंसर आएगा और 72 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ये कोई त्रिभुज है और इसकी तीनों माध्यिकाएं आपको दी हुई हैं, एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है मान लो, तो इस अगर ये त्रिभुज का नाम भी मान लो ABC है और आपसे ABC का एरिया पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो ये होगा 4/3 और इंटू में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो M1 M2 M3 को मिलाने से बनेगा। जैसे ये M1 M2 और M3 इनको मिलाने से जो त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुना में 4/3 आप करोगे तो ABC का एरिया आ जाएगा और यही काम मैंने पीछे किया है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है, जिसमें मैंने बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार के अनुपात में ही डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है B पर, जहाँ कोण B समकोण है। AC भुजा पर एक बिंदु D है, यहाँ पे दिया हुआ है और वो इस प्रकार है कि DC 8 है, AD 34 है और BD 17 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो एक बार बड़ा करके बात समझते हैं। यहाँ पर आपको ये दे दिया हुआ है कि A से D कितना है 34 है, ठीक है, और D से C कितना है 8 है और B से D कितना है 17 है। पहला बात तो हम ये कहते हैं कि पूरे त्रिभुज का अगर हम एरिया निकाल पाएँ तो उसको अगर हम 34 और 8 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 8 वाला हमें बताना है, यही साइडेड पार्ट है। और अगर 8 वाला बताना है तो हम ये कह सकते थे डायरेक्ट कि ये 8 से कटने वाला उत्तर होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये भी 8 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो दो ऑप्शन हमारे पास मिल जा रहे हैं जो कि 8 से कटने वाले हैं। अगर एक ही ऑप्शन मिलता तो वही आंसर लगा लेते। फिलहाल दो ऑप्शन मिलने के कारण हमें बनाना पड़ेगा, तो चलो बना लेते हैं। तो देखिए बनाने के लिए क्या करना होगा, आप काफ़ी पहले ये बात समझ लो कि करना क्या है ऐसे कंडीशन में। सबसे पहला बात कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिया गया हो तो इसमें देखो बड़ा है AD, तो AD पर कोई पॉइंट आप ले लो जो कि जैसे मान लो P है या कुछ भी पॉइंट हम मान लेते हैं। यहाँ पे P ही मैंने मान लिया, मान लो। अब B से आप P को मिला दो। अब ये ध्यान रखना कि P ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि वो मिड पॉइंट हो, किसका, AC का। अब अगर P AC का दोस्त मिड पॉइंट हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपको समकोण त्रिभुज में पता होगा और B पर समकोण भी बन रहा है। देखो समकोण त्रिभुज में अगर ये P जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है तो ऐसे में ये भी R होता है, ये भी R होता है और ये भी R होता है। ये सर्कम रेडियस बन जाते हैं और ये तीनों जो लेंथ होता है वो बराबर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। देखो ये बात आपको जरूर से याद रखनी पड़ेगी, तभी ये बात समझ में आएगी। P को मैंने मिड पॉइंट माना। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने P मान लिया और ये P कैसा है, AC का मिड पॉइंट है। और अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो B से अगर आप P को मिलाते हो तो BP माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और अगर BP मीडियन है तो AP और PC भी उसके बराबर होगा, क्योंकि ये सारे अब सर्कम रेडियस बन जाएंगे, परिवृत्त की त्रिज्या बन जाएंगे। और समकोण त्रिभुज में मध्य बिंदु से अगर आप समकोण के शीर्ष को मिलाते हो तो वो भी परिवृत्त की त्रिज्या होती है, वो कर्ण का आधा होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दोस्त कि AP जो है, AP और PC ये दोनों बराबर हो गया और BP भी उनके बराबर हो गया। देखो AP कह लो या फिर PC कह लो या फिर आप कह लो BP, ये सारे के सारे सर्कम रेडियस हो गए और ये कर्ण के आधे होंगे, यानी कि AC के आधे होंगे। तो AC कितना है यहाँ पे, AC आप जोड़ लो, सबको जोड़ोगे, किसको किसको जोड़ोगे, AD हमारे पास 34 था और DC था 8, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा, यानी कि 8 4 12 42 का आधा कितना हो गया, ये 21 हो गया। यानी कि हमारे पास AP कितना हो गया दोस्त, 21 हो गया। और जो हम बात करें किसका, BP का, तो ये भी 21 है। और BD हमें सवाल में 17 ही दे रखा था। अब PD आपको निकालना पड़ेगा। देखो PD कैसे निकाल सकते हैं, अगर A से P तक 21 है दोस्त तो P से C तक भी कितना होगा, 21 होगा। लेकिन DC हमें 8 दे रखा था। अगर ये P से C तक 21 है और DC 8 है तो PD कितना रह जाएगा, आप 21 में से 8 घटा लोगे तो आप बोलोगे कि 21 में से अगर हम 8 घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13। यानी कि इसको अब साफ सुथरा मैं इसी में लिख देता हूँ कि ये अगर 8 था तो ये कितना होगा दोस्त, ये 13 होगा। दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। यहाँ पे ये कितना होगा दोस्त, 13 होगा। अब देखो हमें इस त्रिभुज में मैं जो मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से, इस त्रिभुज के तीनों साइड पता है। और अगर त्रिभुज के तीनों साइड पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे,
हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर और एरिया निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए आपको पता है कि क्या होता है एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, बी, पी और डी की। तो ये होता है अपने पास रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है, भुजाओं का जोड़ का आधा होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो हम सबको जोड़कर आधा करेंगे। सब जोड़ोगे तो 21 और 13 कितना हो गया, 24 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 24। सही जोड़ रहे हैं कि नहीं? पहले तो 20 और 1 2 और 1 3 और 1 4 बात कर लेते हैं, 7 3 10 51 आ गया। तो ये 51/2 आ गया एक्चुअली में, 51/2 और गुना में 51/2 में से अगर आप 8 घटाते हो, सबको आप घटा के लिख लेना। अगर घटाते हैं तो आपका आएगा 9/2, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 17/2 और अगला कितना आएगा, अगला आएगा अपना 25/2। ये आ गया 25/2। अब देखो इसमें से जो रूट से बाहर आने वाला है वो हम लाते हैं। 51 में भी 1 बार 17 है तो 1 बार 17 तो बाहर आएगा ही। नीचे 4 बार 2 है यानी कि 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो ऊपर से हमने 17 बाहर निकाल लिया, 9 में से 1 3 बाहर आ जाएगा और 25 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, 1 3 अंदर बच जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ रहा है। 17 3 51 बचे, हम गुना भी कर लेते हैं यहीं पर। वैसे गुना नहीं भी करते तो बात बन जाता। देखो 17 3 51 बचे, आपका आ गया 5 एकम 5 और 5 बचे 25, इतना आ गया और बटे में 4 और इंटू में √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी पी डी का एरिया। अब यहाँ से एक बात आप समझो जरा कि अगर बी पी डी का एरिया ये है, ठीक है, बी पी डी का एरिया ये है, यानी कि अगर हम बेस के रेशियो में अब डिवाइड करते हैं जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, तो देखो ये बेस 13 है और ये 8 है, तो 13 और 8 के रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर कि ये किसकी वैल्यू है, ये बी पी डी का एरिया होने का मतलब ये 13 की वैल्यू है और हमें बतानी है 8 की वैल्यू। अब अगर 8 की वैल्यू है तो 8 से कटने वाला उत्तर था, ये तो हम भी जानते थे कि 8 से कटने वाला ही उत्तर होगा। और 8 से कटने वाला हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे। इसमें से ये भी पता है कि ये जो चीज़ आ रही है ये किससे कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा, क्योंकि 17 3 और 5 को गुना करके आया है। तो आप देख लो ये तो 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये एक अकेला बच गया जो 3 से भी कटेगा, और 17 से कटे ना कटे वो तो बाद की बात है, क्योंकि इसमें √3 है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हो सकता है 17 से नहीं भी कटे, ठीक है। वैसे चेक अगर करेंगे तो 17 3 51 और फिर 9 7 16 और पता नहीं शायद नहीं कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है √3 ये अपरिमेय संख्या है, तो हो सकता है 17 से नहीं कटे, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि परफेक्ट आंसर ना हो, पूरा पूरा गुना करके नहीं लिखा गया है। यहाँ पे जो फिलहाल अपना उत्तर है वो है 67.2। अगर आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस इसमें से देख लो किसी एक से कटने वाला मिल जाए, बात बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही सवाल एक आपको करके दिखाते हैं। पहले उसी टाइप का सवाल मैं आपको कर देता हूँ। देखो जैसे कहाँ पर था, चलो यही सवाल करते हैं, छोड़ो अब उस जैसा मिल नहीं रहा है फिलहाल। अभी एक सवाल तो मैंने पीछे वैसा करा ही दिया है, फिर भी आगे मिलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास कि दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं पर 3 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी हुई है और छायांकित भाग निकालना है। एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लो कि ऐसे कंडीशन में दोस्त, जब भी ऐसा आपको चित्र दिखे कि ये ऊपर वाला पार्ट छायांकित किया गया हो, तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है वो डायरेक्ट इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आप चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिद्ध करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप बस इतना याद रख लो, ये भी CGL मेंस 2017 का सवाल है, ठीक है। उस टाइम पे आया हुआ था, आप देख भी सकते हैं। ये जो छायांकित भाग मैंने किया है, ये छायांकित भाग त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर ही होता है, जहाँ पर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और सवाल में दिया भी है कि ये समकोण है, नहीं दिया है तो आप समझ सकते हैं ये 21 है, 28 है और ये 35 है। तो ये किसका डबल है, आप देख सकते हैं कि 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, यानी कि ये 3 4 5 का 7 7 गुना लिखा गया है। तो ये ट्रिपलेट्स हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज हो गए। तो जो छायांकित भाग का एरिया होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 1/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे 21 और हाइट कितना है 28। अब कटा लो 2 से 14 दूना 28, यानी कि कितना आएगा आपका 14 एकम 14 का 4, 14 दूना 28 और 1 29, 294 आएगा और यही अपना उत्तर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप अगर ये बात ध्यान रखते हो तो आप काफ़ी जल्दी बना पाओगे। नहीं ध्यान रखते हो तो वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा जैसे बुक में बनाया गया है, ठीक है। बुक में ये दूसरे तरीके से यानी कि सिद्ध ही किया गया है एक तरह से, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले, फिर लास्ट में आप पाओगे कि यही आएगा उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है अपने सामने कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि AE 7 है, EC 6 है और BD कितना है 4 है, और आपको बताना है DF भी 6 है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए छायांकित भाग में आप काफ़ी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बात को देखिएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाला बात है और कुछ नहीं, कि ये जो
यहाँ पे एंगल दिया है, ये समकोण त्रिभुज दे दिया है, यानी कि राइट एंगल दे दिया है। अब अगर इधर 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, जरा आप ध्यान से गौर कीजिएगा इस त्रिभुज पर जो मैंने अभी पिंक किया है। इस पिंक वाले त्रिभुज में देखो मैं अलग बना देता हूँ, जैसे इस तरह का है और हमें इसका एरिया बताना है। अब इसमें हमें ये वाला लेंथ तो पता है कि ये कितना है, हमारे पास बी डी का वैल्यू सवाल में 4 दे रखा है तो ये 4 है। लेकिन ये 90 डिग्री होने के कारण ये वाला जो लेंथ है ए ई, जिसको हम बोल रहे हैं ये ए ई, ये 90 डिग्री होने के कारण ये हाइट का काम कर सकता है। इसी त्रिभुज को अगर मान लो उलट के मैं ऐसे बना दूं कि ये कुछ इस तरीके का है और हमें ये चीज़ बतानी है, 1 मिनट, यहाँ से ऐसे, और हमें ये चीज़ बतानी हो, मान लो ये ए था अपने पास और ये मान लो एक अपने पास बी और सी है, और हमें ये बतानी हो, और ये वाली 90 डिग्री है और ये हमारे पास था बी डी, यानी कि ये 4 था, ठीक है। और नहीं, ये बी डी था ना, 1 मिनट, ये बी डी था, तो ऐसे में ये हमारा हाइट का काम कर देगा। कुल मिलाकर मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि बी डी बेस तो है ही, लेकिन हाइट का काम यहाँ पर ए ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ए ही परपेंडिकुलर है बी डी पर। अगर बी डी को आप आगे बढ़ाते हो तो देखो बी डी पर परपेंडिकुलर ए ही है, इसीलिए ए ही हाइट है और बी डी बेस है। किसका? इस ए डी बी का, ठीक है। ए डी बी जो है ये वाला त्रिभुज जिसे हमें निकालना है, उसमें बेस तो बी डी है लेकिन हाइट कौन सा है? ए ही है। वैसे ही दूसरी तरफ वाले को अगर आप देखते हो, दूसरा जो साइडेड पार्ट है इसमें बेस डी एफ है लेकिन हाइट कितना है इसका? ई सी है, क्योंकि यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है डी एफ पर। तो अब हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि जो हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा, ठीक है, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल, वो होगा कितना? त्रिभुज, एक तो ए डी बी हमें निकालना है और साथ में हमें निकालना है त्रिभुज डी एफ सी। क्या निकालना है? डी एफ और सी। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो ए डी बी की अगर बात करेंगे तो 1/2 इंटू में बेस कौन सा है? बी डी, और इंटू में हाइट हमें क्या लेना है? ए ई। प्लस में अगर बात करें आप दूसरे वाले त्रिभुज की, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस 1/2, और दूसरे वाले त्रिभुज जो है उसमें बेस है डी एफ और हाइट कौन सा है उसमें? तो आप बोलेंगे हाइट है यहाँ पे ई सी। अब देखो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 1/2 और बी डी की वैल्यू हमारे पास 4 था और ए ई की वैल्यू 7 थी, और प्लस 1/2 यहाँ पर डी एफ की वैल्यू है 6 और ई सी की वैल्यू कितनी है? वो भी 6 है। तो ये 2 दूना 4, यानी कि 7 दूना 14, और ये 6 6 का 36 का 18 होगा, यानी कि ये कितना आ गया? 32, और 32 इस सवाल का उत्तर है। तो इसमें थोड़ा सा बात ऑब्जर्व करना था आपको, बाकी आसान है, मैंने बता दिया है हर एक बात आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें और कोशिश करें वीडियो को शेयर करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और लाइक तो कम से कम ज़रूर किया कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले कि वीडियो ढंग का है, तो वो लोग भी देखें। देखिए सवाल यहाँ पे है कि त्रिभुज ए बी सी में आपको बी सी दिया है 16 और ए ई दिया है 4.5, एंगल ए डी सी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। काफ़ी ध्यान से इस बात को समझिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है अपने आप में। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए भाई, अगला सवाल जो था हमारे पास, इसमें क्या था आपको कि त्रिभुज ए बी सी में आपको बी सी दिया था 16 और ए की वैल्यू थी 4.5 और ए डी सी आपको दी हुई थी 30 डिग्री। तो आपको बताना था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कर सकते हैं ऐसे में? चित्र बड़ा करते हैं फिर समझते हैं। देखिए काम तो हमें कुछ पिछले सवाल जैसा ही करना है, जिसमें हमने, देखो सबसे पहला काम क्या है, एक बार अलग चित्र बना लेते हैं पहले ताकि बात समझ में आ जाए। तो देखो अगर हम अलग चित्र बनाते हैं कि इसी में बना लें, इसमें अगर बनाएंगे तो आप समझ पाओगे, समझ जाओगे। चलो देखो इसी में हम बनाते हैं। सबसे पहला काम आपका है कि ए से जो डी है, ए डी, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन है ये आप समझ लो कि इसके हमने पैरेलल खींचा है किसके? ए डी के, और हमने बी से इसको मिला दिया, बी से इसको, और ये मान लेते हैं कि क्या है अपने पास? क्यू मान लेते हैं। चलो, और इसको आप, चलो अलग चित्र बनाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए आप बात क्या है, पहले तो एक बार त्रिभुज ही बना देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके का त्रिभुज है और ये, 1 मिनट, ऐसा चित्र था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन, एक ऐसा लाइन है जिसका ये है डी और ये है हमारे पास ए, ये बी और ये सी। तो मैंने बोला कि ए डी जैसा ही एक लाइन खींचो जो उसके समांतर हो ए डी के, ठीक है। तो ए डी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दिया, मान लेते हैं क्यू सी है, और हमने बी से क्यू को मिला दिया और यहाँ पे 90 डिग्री पर मिलाया है। ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डाला है हमने क्योंकि हाइट हमारे पास आ जाए, ठीक है। अगर हाइट आ जाएगा तो हम बात निकाल ही लेंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये बी क्यू 90 डिग्री बना रहा है, अच्छा एक बात समझो कि ये कोण हमें कितना दिया था, इसको भी पहले हम मिला लेते हैं और ये मान लेते हैं कि पी है।
अब यहाँ पर जो समझने लायक बात है वो ये है कि ये हमारे पास दिया था 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री दिया था तो ये कोण भी कितना हो जाएगा दोस्त, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए पी और क्यू सी क्या है, यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं और जो डी सी है ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा होने के कारण 30 डिग्री एकांतर कोण हो गया, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसीलिए 30 और 30 बराबर हो गया। अब अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, हालांकि इसको 60 नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, हमें पता है यहाँ पे 90 है। अब हमें बीसी दिया हुआ था सवाल में कि बीसी था 16, बीसी 16 था, तो आपको पता है कि 90 के सामने अगर 16 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 90 के सामने जितना होता है 30 के सामने उसका आधा होता है, यानी कि ये बी क्यू कितना आ जाएगा, 16 का आधा 8। बी क्यू की लेंथ कितनी आ गई दोस्त, 16 का आधा 8 आ गया। अब अगर ये 8 आ गया तो हम डायरेक्ट अब एरिया लिख सकते हैं। हमें एरिया किसका लिखना है, 1/2 और इंटू में बेस इंटू में हाइट। पहले ये वाला हम एरिया लिखते हैं, देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम इस एरिया की बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड वाले का, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसमें बेस हम क्या लेंगे, ए ई को बेस ले लेते हैं। ठीक है, और हाइट किसको लेंगे, हाइट लेंगे हम यहाँ पर बीपी को, यही बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये जो पूरा त्रिभुज है इसमें हाइट का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे बीपी कर रहा है। ठीक है, और वही बीपी इस त्रिभुज का भी हाइट होगा, चाहे वो यहाँ तक खींच लो आप या कहीं तक खींच लो, वही हाइट होगा यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब वो ए डी ई का ए बी डी का हाइट हो गया तो वो ए ई बी का भी हाइट होगा। कौन सा, बीपी। तो यहाँ पर हाइट के बदले हमने बीपी लिख दिया। और प्लस में अगर राइट साइड वाले की बात करें, ये वाला जो हमें एरिया दूसरा लिखना है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 और इसमें बेस कौन सा है, तो आप बोलोगे बेस यहाँ भी ए ही है। और अगर हाइट की बात करें तो इसमें हाइट कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, ए ई, ये ए ई है। और अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी से क्यू तक। ठीक है, बीपी इसमें हाइट है और अगले वाले में क्या हो जाएगा, पी क्यू हाइट। अब यहाँ से 1/2 और ए ई अगर आप कॉमन ले लेते हो, 1/2 और ए ई कॉमन ले लेते हो तो आपके पास अंदर बच जाएगा बीपी और प्लस का पी क्यू। अब देखो अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो आप बोलेंगे कि हमारे पास क्या आ गया दोस्त, ये आ गया 1/2 और इंटू में ए ई का वैल्यू सवाल में दिया है 4.6। ठीक है, और बीपी प्लस पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बीपी प्लस पी क्यू सवाल में आप देख रहे हैं 8 के बराबर है, तो इसको हमने ले लिया 8। अब ये आप कटा दो तो 2 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 2 चौके 8, यानी कि आप गुना करोगे, कुछ गड़बड़ आ गया क्या यहाँ पे, बीपी प्लस पी क्यू तो 8 ही होना था। तो अगर हमने इसे 8 ले लिया और ए को 4.5 ले लिया तो अच्छा, 2 चौके 8, 4.5 था ना, 4.6 मैंने लिख दिया, तभी बोलूँ कि आंसर अलग क्यों आ रहा है। यहाँ पे 4.5 था ये एक्चुअली में। ठीक है, ए की वैल्यू सवाल में दी हुई है 4.5 और ये कितना है 8, तो ये 2 चौके 8 और 45 चौके 180 होता है, तो ये 18 आ गया और 18 अपना उत्तर है। ठीक है, तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले सवाल में भी इस क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा, अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और शायद रह गया है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं जल्दी से। देखिए एक ये सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 49, 50 तक इस वीडियो में मैं कर देता हूँ, उसके बाद का फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्त कि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ए बी की लेंथ है, अपने पास ए सी की लेंथ है, और ए बी ए सी दोनों एक्स और वाई बिंदुओं पर, चलो चित्र ही बनाते हैं सीधे सीधे। त्रिभुज हमने बना लिया सबसे पहले एक, ठीक है, ए बी और सी। अब इसमें कह रहा है कि ए बी 20 है, चलो इसको 20 मान लिया हमने। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि ए सी है 22.5। चलो तो जो भी है, ए सी 22.5 है तो वो बाद में बात करेंगे। आगे आपको कह रहा है कि ए बी पर और ए सी पर एक्स और वाई है, यानी कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है। अब ये कह रहा है कि ए एक्स और ए वाई बराबर है, इसको मिला देते हैं। अब ए एक्स और ए वाई बराबर है, इसका मतलब कि ये मान लो पी है, तो ये भी कितना है दोस्त, पी है, या कुछ भी आप रख लो। मान लो ये एक्स है, क्या रख लें, एक्स ही रख लेते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बता दो। किसका दोस्त, ए एक्स वाई का। और आपको नहीं ये दिया है कि ए एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है वो आधा है किसके, त्रिभुज ए बी सी का। अच्छा, त्रिभुज ए एक्स वाई का, यानी कि ये छोटा वाला जो एरिया है ये कितना है, ए बी सी का हाफ है, तो आपको ए एक्स की लेंथ बतानी है। चलो तब ये तो निकाल लेंगे, ये तो आसान हो गया। फिर देखो क्यों आसान हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसमें अगर ये कोण थीटा है तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज, पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं। सवाल में दिया है आपको कि त्रिभुज ए एक्स वाई का जो एरिया है वो हाफ ऑफ त्रिभुज ए बी सी है।
ठीक है। अब देखो अगर मैं ए एक्स वाई का एरिया लिखूं तो 1/2। ये आप ध्यान रखना कि अगर दोनों त्रिभुज में उनकी भुजाओं से घिरा हुआ कोण अगर इक्वल है तो वैसे कंडीशन में एरिया का जो रेशियो होता है वो केवल साइड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो पता है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि इसका एरिया 1/2 हम लिख सकते हैं और फिर ये साइड एक्स एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर और इंटू में साइन ए लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये थीटा है तो एरिया कितना होता है 1/2 और साथ में ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ए बी और साइन थीटा। ए बी कौन सा साइड होना चाहिए जिसके बीच का आपको कोण पता है। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया है कि 1/2 और ए बी के बदले में दोनों साइड एक्स एक्स था तो एक्स का स्क्वायर और इंटू में साइन ए। अब इधर भी 1/2 एक तो है ही, पहले से ए बी सी का आधा लिखना था तो, और ए बी सी का अगर एरिया लिखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखते हैं 1/2 और साइड हमारे पास कितना है ए बी और इंटू में ए सी है। साइड है हमारे पास ए बी और इंटू में ए सी, एक मिनट, ए बी और इंटू में ए सी और इंटू में आपको क्या लिखना पड़ेगा साइन ए, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि आप साइन ए दोनों तरफ से कट जाएगा, साइन ए यहाँ भी है यहाँ भी है, ये कट गया, 1/2 भी दोनों तरफ है तो कट गया, इधर बच गया 2x का स्क्वायर और उधर बच गया हमारे पास ए बी और ए सी का गुणनफल। तो ए बी कितना था सवाल में, ए बी आपको दिया हुआ है 20 और ए सी कितना दिया है आपको 45/2। ठीक है, और एक 1/2 तो उधर बचा ही था, कोई बात नहीं है। देखो तो ये हमारे पास कट गया, 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से 5 कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 × 225। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई और यही हमें बताना था, 15 अपना उत्तर होगा। अब देखो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बात अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप कैसे करते वो भी देख लो, आप और जल्दी कर पाते। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी आप ध्यान से देखिए, इस बार समझ में आ जाएगा। ये एंगल मान लो मैंने थीटा बोल दिया और ये हमारे पास एक्स था, ये एक्स था और ये छोटा वाला जो था त्रिभुज इसका नाम भी है एक्स वाई और ये ए और ये बी सी है और ये पूरा हमारे पास 20 है और ये पूरा था 45/2। अब जब देखो दोनों में साइड आपको पता है और दोनों के बीच का कोण इक्वल है तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि 1/2 और अगर साइड हम ए बी लिखते हैं और साथ में साइन थीटा, तो साइन थीटा तो कटना ही है क्योंकि दोनों में है, 1/2 भी कटेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये केवल साइड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, साइड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा इनका रेशियो। ठीक है, अब देखो मैंने तो डायरेक्ट लिख के कर दिया था आपको कि 1/2 और इसमें साइन थीटा तो कट ही जाएगा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भी एरिया 1/2 और इंटू में इसमें भी साइन थीटा आके कट जाएगा तो आप साइड का प्रोडक्ट केवल लिख लेते 20 गुणा में 45/2। लेकिन इस क्षेत्रफल का ये आधा था, ए एक्स वाई सवाल में दिया हुआ है कि ए एक्स वाई ए बी सी का आधा था, तो अभी आपको 1/2 एक और इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1/2। अब यहाँ से आप देखोगे ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये 2 दूना 4 से 4 × 20 कट जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर हमारे पास 45 आ गया था 225, यानी कि एक्स का मतलब कितना आ गया था 15 और 15 इस सवाल का उत्तर था। अब आते हैं आज के अंतिम सवाल में, यानी कि सवाल नंबर 50 में, और ये आप देखेंगे ये भी सवाल पिछले, अच्छा जो मैंने एक बोला था आपको कि वैसा सवाल नहीं मिल रहा है तो ये उसी तरीके पे है, बेस को डिवाइड करना है अलग अलग रेशियो में। ठीक है, तो सेम तरीके का सवाल मैंने एक बार करा भी दिया है, फिर भी करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमसे ये इसमें पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दो। अब एक बात आप समझो, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है और बेस हमें दिया है तो ये बात तो हम समझ गए कि बेस के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा पूरा निकाल के। अगर बेस के रेशियो में डिवाइड ही करना है और बेस में 11 है तो हम ये तो कह सकते हैं कि 11 से कटने वाला होगा, तो हम 11 का मल्टीपल पहले चेक करते हैं क्योंकि बेस में 11 है। अगर 11 का आप मल्टीपल चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 9 6 15 हो गया, ये नहीं कटेगा। ये हो गया 9 और 5 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12, ये भी नहीं कटा। ये 9 4 13 में से 2 जाएगा 11, ये कट जा रहा है। और ये 9 5 14 में से 1 जाएगा तो 13, ये भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। और ऐसा डायरेक्ट सवाल CDS में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से अपने से बनाए हुए हैं, और हालांकि सवाल तो मैंने बनाया नहीं है, सवाल तो मदर्स एजुकेशन हब यानी कि पवन राव सर और राजेश नेहरा सर द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ऑप्शन लिख दिया है। फिर भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि सोल्यूशन कैसे होगा इसका, अगर सॉल्व करना चाहें आप तो। देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको उसी रास्ते पर उतरना होगा, यानी कि आपको एक खींचना पड़ेगा। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज इसमें ऑलरेडी दिया है कि कोण बी पर समकोण है। अब अगर कोण बी पर समकोण है तो अभी आप अलग से समझिए इसको, कुछ इस तरीके का है। ये एरिया हमें बताना है एक्चुअली में फ़िलहाल। ठीक है, और ये हमारे पास 11 है और ये ए था, ये सी था, ये डी था
और हमने बोला कि यहाँ पर आप P मान करके मिड पॉइंट और एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो हमने P को मिड पॉइंट मान लिया और जैसे ही P को मिड पॉइंट माना तो आपको पता है कि ये सारे सर्कम रेडियस बन जाएंगे, ये वाला बराबर हो जाएगा ये वाला, और ये पूरी लेंथ भी बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि P अगर मिड पॉइंट है तो AP और A से P तक और P से C तक बात बराबर होगा। और ये निकालेंगे कैसे हम, इसको निकालने के लिए पूरा AC का आधा करना पड़ेगा। और AC है कितना, तो AC देखो 31 और 11 आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 42, 42 का आधा है। यानी कि हम ये बात अब कह सकते हैं कि अगर ये 42 का आधा है दोस्त तो ये आ गया 21, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 21 है तो 21 में से 11 घटा देंगे तो ये तो 10 रह जाएगा, और ये भी 21 होगा क्योंकि ये सर्कम रेडियस है, मैंने पीछे बता दिया है ऐसा सवाल। और ये 17 है। अब देखो इस त्रिभुज के अगर तीनों कोण हमें पता चल गए इस ब्लू वाले के, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया, हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग लिखेंगे कि अगर हम इस त्रिभुज की एरिया लिखना चाहते हैं, किसकी, ये बी था, अगर हम BPD का एरिया लिखना चाहें तो आप बोलेंगे रूट अंडर एस। एस कितना होगा, यहाँ पर सबको जोड़ लो, आप सबको जोड़ेंगे तो 21 और 17 कितना हो गया 38 और 10 48। इसको जोड़ रहा हूँ मैं, देखो इन तीनों को जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसी का तीनों साइड हमें पता है। तो ये 48 आ गया है, तो हमने सबको जोड़ा तो हमारे पास 48 आ गया। 48 का आधा 24 होगा तो एस हो गया 24। फिर 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा 14, 24 माइनस 17 हो जाएगा 7, और 24 माइनस 21 हो जाएगा 3। यहाँ से आप एरिया निकालते हो तो ये एरिया आपको मिल जाएगा 84, आप सॉल्व कर लेना। और अगर ये 84 मिल गया तो अब आपको निकालना है किसकी, BDC की एरिया। तो देखो ये 84 किसको डिनोट कर रहा है, इस 10 को, रेशियो के फॉर्म में ये 21 रेशियो 10 रेशियो 11 में ये रेशियो डिवाइड होगा। तो हम बोलेंगे कि 10 की वैल्यू अगर 84 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.4, और हमें बताना किसको है, हमें बताना है 11 का। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 से गुना करोगे तो 92.4 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्त ज़रूर से कमेंट कीजिएगा देखने के बाद, और कोशिश कीजिए वीडियो को अंत तक देखने का। ऑनलाइन देखिए अगर आपके पास सुविधा है तो ज़रूर से, ताकि चैनल हमारा ग्रो हो सके। और साथ ही साथ आप शेयर कीजिए वीडियो को, और ये बात कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसे और वीडियो के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।